तर्क देंगे, अभी अभी कई लोग बैठे हैं तर्क देंगे कि हाँ भाग लिया। 1930 में हेडगेवार थे, उन्होंने कहा कि कोई भी आरएसएस का मेंबर जो है वो अपने पद पे रहते हुए, आरएसएस में रहते हुए सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी का जो है उसमें भाग नहीं लेगा। उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा देकर तब जाकर उस मूवमेंट में शामिल हुए और 1 साल जेल में रहने के बाद तब जाकर वापस आकर अपना पद ग्रहण किए। वो कारण यह है कि आरएसएस को पूरी तरह से उन्होंने बैन कर दिया था कि आरएसएस में रहते हुए, आरएसएस का काम करते हुए आप इसमें नहीं जा सकते। सेम यही गोलवलकर ने किया कब? 1940-42 में कि आप क्विट इंडिया जो मूवमेंट है उस पर भाग नहीं लेंगे। और यहाँ तक कि शिविर लगाए कई कई जगहों पर कि जो अंग्रेज का जो सेना है उसमें युवाओं को सिखाओ और उनको बताओ कि कैसे वो जाकर अंग्रेजों की सेना में भाग ले। ये कौन कह रहा था? गोलवलकर। तिरंगे की तो ये कभी अपमान ही नहीं किए ऐसा। इन्होंने तो कभी जो है अपने हेड ऑफिस में तो लगाया ही नहीं उसका, कभी उसका सम्मान नहीं किया। और कहते हैं कि 3 कलर जो है तिरंगा का ये अपशगुन है, इसमें हरा रंग क्यों है? वो संगीत रागी जी बैठे हुए हैं ना, कभी सम्मान नहीं किया इन्होंने तिरंगे। ओके, त्रिपाठी जी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन रागी साहब, प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के पे भी बात, रागी साहब सुनिए, दिवस मनाना आपने सुन ही लिया होगा, कह रहे हैं कि संघ और ये तमाम जितने भी हिंदूवादी संगठन और बीजेपी, इन सबको भी एक दिवस मनाना चाहिए और उसका नाम उन्होंने दिया कायर दिवस, और फिर इतिहास याद करवाया। जवाब दीजिए सर। देखिए रूबिका जी, डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का उतना ही विरोध किया था जितना हिंदू महासभा ने विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा था कि 1939 के बाद जो है वो हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होनी चाहिए, कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक प्राणी की ये हैसियत और हिम्मत नहीं है कि अंबेडकर को इस पर करें। 1 मई 1940 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि भारत के अंदर यदि मुस्लिम रूल होता है तो वो मुझे प्रेफरेबल है एक ब्रिटिश रूल से। ये 1 मई 1940 गांधी जी हरिजन में लिखते हैं। उसके बावजूद यदि हिंदू महासभा उनके साथ खड़ा होता तो हिंदू महासभा को लोग धिक्कारित करते। और क्विट इंडिया मूवमेंट किस समय गांधी जी को पढ़ना चाहिए, इंडिया विंस फ्रीडम भी पढ़ना चाहिए। मैं इतिहास को उन पन्नों को कुरेदता नहीं हूं जिसमें उन्होंने लिखा था कि गांधी जी ने बिना कांग्रेस के किसी भी सहमति को एकाएक ड्रॉप कर दिया मामला। एनीवे, दूसरी बात, मैं जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी को करेक्ट करना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी ने जो कहा वो मुझसे उससे थोड़ा सा अलग में हट करके जाना। पाकिस्तान पॉलिटिकल इस्लाम की नाजायज औलाद है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वो पॉलिटिकल इस्लाम की नाजायज औलाद है पाकिस्तान, और उस नाजायज औलाद को कांग्रेस पार्टी ने भारत के विभाजन के पश्चात भी जिंदा रखा। आपको पता है कि रेड क्लिफ का जो बाउंड्री का फाइनलाइजेशन कब हुआ था? 17 अगस्त 1947, यानी कि उस दिन तो रिलीज भी नहीं किया था, प्रेस रिलीज भी नहीं हुआ था। 15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त को भारत की जनता आजाद, उस समय पता नहीं था हिंदुओं को कि हम कहां हैं, पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं था कि हम कहां हैं। और एक कत्लेआम मचाया किसने साइन किया था? कांग्रेस के 3 नेताओं ने साइन किया था, ये मुस्लिम लीग के 3 नेताओं ने साइन किया था, और सिखों के तरफ से मास्टर तारा सिंह ने साइन किया था, और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने साइन किया था। तो चूंकि 20 मिलियन के आसपास लोग इससे अफेक्टेड थे, जिसमें लाखों तो मारे गए थे जिनके आपने बात किया। अब वो विभाजन की विभीषिका चूंकि इस्लाम के नाम पर हुई थी और इतना कत्लेआम इस्लाम के नाम पर मचाया गया था, उसको बचाने के लिए पाकिस्तान में बचा कौन था? आर्य समाज, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। ये सारे कांग्रेसी तो बुजदिल और कायर भाग करके पाकिस्तान से आ गए थे। वहां उनकी हिफाजत शरणार्थियों को रहने वाला कौन था? तो ये सारी जब चीजें निकल करके आएगी तो जो राम मनोहर लोहिया थे ना, जिन्होंने कहा था असली भारत के विभाजन के गुनाहगार कौन, तो ये सारे गांधी परिवार, उसकी सत्ता पर मलाई कौन चाटा? गांधी परिवार ने मलाई चाटा। और कांग्रेसी इकोसिस्टम जब भी वो चीजें दिखाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसी पॉलिटिकल इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा है आजाद भारत में भी। उसके बाद दो और बात है, मैं अपनी पार्टी की वकालत करती हूँ, और इन्होंने जो बोला
कि अच्छा ये एक बात बताइए कि ट्रू नेशन थियरी को क्या अंबेडकर जी मानते थे? नहीं मानते थे। गांधी जी मानते थे? नहीं मानते, नहीं चाहते थे ट्रू नेशन थियरी। ये कौन चाहता था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाए और वही बाद में चलकर जनसंघ बनाते हैं और वही जनसंघ बाद में तब्दील होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो रूबिका जी जरा मुझे उत्तर देने दीजिएगा। भी थे, वित्त मंत्री भी थे, ऐसे ऐसे पदों पर बैठे थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बना रही है। एक सेकंड कंचना जी, आप भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं, पीएचडी कर रही हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं ये जानती हूं कि आपको भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद होगा। जवाहरलाल नेहरू स्पीच है उनका जुलाई 1947 का, जिसमें वो कह रहे हैं वी हैव कम टू अ स्टेज व्हेन वी मस्ट ईदर एक्सेप्ट डिवीजन और फेस कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस. Partition is bad, but whatever the price of unity, the price of civil war would be infinitely greater. जब यस आप वो लास्ट, अब कहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए इसमें? क्यों नहीं सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। गांधी जी भी टू नेशन थियरी के खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे सारे लीडर जो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको जवाहरलाल नेहरू को, वो आधी रात को मैं पढ़ कर बता रही हूँ आपको जवाहरलाल नेहरू का स्पीच मैम, जुलाई 1947 होने के बाद रेडियो पर जिन्होंने बोला था आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। बस आई रागी जी, लास्ट स्टेटमेंट है। ओके ऑलराइट, शहजाद पुनावाला 30 सेकंड। रागी जी 10 सेकंड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू रागी जी, पक्ष में थे। देखिए ऐसा है, एब्सोल्युटली लिखा हुआ है, एक सेकंड लिखा हुआ है ये रूबिका, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं सबके साथ। रागी जी रुकिए। ओके कंचना जी, रागी जी, एक एक करके, मेरे 2 और मेहमान बच रहे हैं। 30 सेकंड्स प्लीज शहजाद हम चाहते थे देश सेकुलर नेशन हो, कौन नहीं चाहता? अब आप मेरा, अब मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप बड़े भाई की मान रही है क्या? ये लोग नहीं चाहते थे। देखिए ये प्रॉब्लम है। अच्छा छोटी बहन बड़े भाई की बात मान लीजिए ना। ऑल राइट, ऑल राइट कंचना जी, अंडरस्टूड। हाँ, सबसे पहले टू नेशन थियरी को देश में लाने का काम अगर किया तो सर सैयद अहमद खान ने। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घोषित आंदोलन या नारा था एक विधान, एक देश, एक संविधान और एक निशान, जिसके लिए कुर्बान हुए। प्लीज सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कंचना जी ये बड़ा अनफेयर है, मुझे बात रखने दीजिए। हाँ रख लीजिए बात। टू नेशन थियरी को इंप्लीमेंट किसने करवाया? नेहरू जी ने, जैसे आपने बताया। अब इन्होंने 2-3 पॉइंट बोले, मुझे फैक्चुअली करेक्ट करने दीजिए। इन्होंने बोला आरएसएस का और संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। आपको पता है सर प्लीज हेडगेवार जी जब कोर्ट से निकलकर बरी होकर आए सेडिशन केस में, तो उनका स्वागत मोतीलाल नेहरू ने किया। और चिमुरष्टी सत्याग्रह से लेकर जंगल सत्याग्रह ये आरएसएस और संघ परिवार ने चलाया। प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए कंचना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज वेरी अनफेयर। कंचना मैं भी आपको डिस्टर्ब करूंगा। फिर उसके बाद सुनिए, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी उन्होंने तिरंगे की बात की, उन्होंने तिरंगे की बात की, जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी ने गोलियां खाई है। उसके अलावा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। पर और आज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी लाल किले से लाल चौक तक, लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराता था, 370 हटाकर हमने लाल चौक में लहराया। लास्ट थिंग इन्होंने बड़ा सम्मान किया ना, इन्होंने सम्मान किया ना भगत सिंह की तुलना लालू से की। ये कन्हैया कुमार ने क्या बोलो गलत की, बोलो गलत था। भगत सिंह की तुलना लालू से की, बोलो गलत था। भगत सिंह की तुलना लालू से की, बोलो गलत था। किया खंडन किया। अरे ये देखो, ये कन्हैया कुमार ने भगत सिंह की, देखिए मैं अभी आपको भी नहीं बोलने दूंगा क्योंकि आपने जो ट्रीटी थी वो तोड़ी है। अब मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आपको मैं भी नहीं बोलूंगा। छोटी लड़ाई होगी ना, ये छोटी लड़ाई, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये छोटी लड़ाई हो गई, ये छोटी लड़ाई हो गई। आप दोनों एक इतने बढ़िया पूरा फॉलो किया, मैंने पूरा सम्मान। आप दोनों इतने बढ़िया, कंचना जी और शहजाद पुनावाला, फिर मैं आपको एक बार भी बोलने का मौका नहीं दूंगी, दोनों को नहीं दूंगी।